नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। रोबोट अब सिर्फ शोपीस नहीं, काम के साथी बन रहे हैं। पेपू खाड़ी में ड्रोन से तेल क्षेत्रों की निगरानी, उभरते बाजारों की ओर झुकाव, अमेरिका पर दबाव। अब समाचार विस्तार से। चीन में अब इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि असल जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। पिछले एक साल में ये रोबोट्स फैक्ट्रियों से लेकर गली मोहल्लों की दुकानों तक पहुंच चुके हैं। साल 2025 की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर इनके वीडियो छाए हुए हैं, जिनमें इन्हें डांस करते, मैराथन दौड़ते और यहां तक कि बॉक्सिंग रिंग में लड़ते हुए देखा जा सकता है। पेचिंग के कुछ स्टोर में तो ये रोबोट वेटर का काम भी कर रहे हैं, जो ग्राहकों का स्वागत करने से लेकर ऑर्डर लेने और डिलीवरी तक का सारा काम खुद कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे इन रोबोट्स के पास डेटा बढ़ रहा है, इनका दिमाग और भी तेज होता जा रहा है। सिंगापुर के जाने माने रणनीतिक विश्लेषक किशोर महबूबानी ने सीजीटीएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिम को चीन को दबाने की कोशिश छोड़कर उसके साथ काम करना सीखना चाहिए। उनका कहना है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर चीन की तरक्की को शक की निगाह से देखता है, जबकि हकीकत यह है कि चीन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और उसका दोबारा सफल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। महबूबानी ने चेतावनी दी कि चीन की अर्थव्यवस्था के गिरने या थमने का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है और वह एक बड़ी ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिण चीन सागर की पेपू खाड़ी में ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑपरेशंस के लिए एक नया ड्रोन ऑपरेशन सिस्टम हाल ही में शुरू हो गया है। ये मरीन एनर्जी विकास और लो एल्टीट्यूड ड्रोन टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बड़ी उपलब्धि है। पहले समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों की जांच करने के लिए जहाजों का इस्तेमाल होता था, जिसमें 33 घंटे का समय और लाखों का तेल खर्च होता था। लेकिन अब इन ड्रोन्स की मदद से ये काम 30% ज्यादा तेजी से हो रहा है। ये ड्रोन न केवल रियल टाइम वीडियो भेजते हैं, बल्कि खराब मौसम में भी सटीक काम करते हैं। खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को समुद्र की नमी और खारे पानी से बचाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। हंगरी में बुडापेस्ट बेलग्रेड रेलवे के हंगेरियन सेक्शन पर आधिकारिक तौर पर मालगाड़ी सेवा शुरू हो गई है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, जिसे चीन, हंगरी और सर्बिया ने मिलकर विकसित किया है। करीब 158 किलोमीटर लंबी ये इलेक्ट्रिफाइड लाइन यात्री और माल दोनों के लिए है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले बुडापेस्ट से बेलग्रेड की यात्रा में 8 घंटे लगते थे, अब ये 3.5 घंटे में पूरी हो रही है। जानकारों का मानना है कि भविष्य में इसे ग्रीस के पिरायस बंदरगाह तक जोड़ा जा सकता है, जिससे मध्य और पूर्वी यूरोप की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्था यूबीएस ग्रुप ने अमेरिकी शेयर बाजार की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी है और उभरते बाजारों को ओवरवेट बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल निवेशक अमेरिका से पैसा निकालकर इमर्जिंग मार्केट्स की ओर बढ़ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी शेयरों की साल की शुरुआत 1995 के बाद सबसे कमजोर रही है। भारी कर्ज, टैरिफ, अनिश्चितता और नीतिगत अस्थिरता ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है। इसके उलट उभरती अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा स्पष्ट नीतिगत संकेत दे रही हैं। जर्मनी की बड़ी ऑटो कंपनियां चीन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने के संकेत दे रही हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बीजिंग यात्रा के दौरान वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू के शीर्ष अधिकारी भी साथ थे। मर्सिडीज बेंज ने एक चीनी टेक कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग समझौता अपग्रेड किया। बीएमडब्ल्यू ने बैटरी दिग्गज कैटल के साथ सप्लाई चेन डीकार्बोनाइजेशन पर समझौता किया। 2025 में चीन से 70 लाख से ज्यादा कारों का निर्यात हुआ, जो नया रिकॉर्ड है। चीनी ऑटो उद्योग अब सिर्फ कार बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरी इंडस्ट्रियल चेन के साथ वैश्विक विस्तार की योजना बना रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। हर साल मार्च आते ही चीन की राजधानी बीजिंग में महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सीजन शुरू हो जाता है, जहां देश की संसद और उसके सबसे बड़े सलाहकार मंच की
वार्षिक बैठकें होती हैं। ये वह समय होता है जब चीन अपने आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। इसे कहा जाता है दो सत्र या लियांगहुई। नाम भले सरल हो, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। दो सत्र सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये चीन के आने वाले वर्षों का खाका है। यहाँ देश की आर्थिक रफ्तार, तकनीकी दिशा और वैश्विक भूमिका तय होती है। पहली बैठक होती है राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा यानी एनपीसी। ये चीन की सबसे बड़ी विधायी संस्था है। कानून यहीं बनते हैं और मंजूर होते हैं। दूसरी बैठक है चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन यानी सीपीपी-सीसी। ये सलाह देने वाला मंच है जहां अलग अलग क्षेत्रों के लोग सरकार को सुझाव देते हैं। दोनों बैठकें आमतौर पर मार्च की शुरुआत में बीजिंग में होती है और करीब एक हफ्ते तक चलती हैं। इस साल सीपीपी-सीसी की शुरुआत 4 मार्च से हुई और एनपीसी 5 मार्च से शुरू हुई। लगभग 5000 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इनमें राजनीतिक नेता, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, उद्योगपति और समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली qiang भी इन बैठकों में मौजूद रहते हैं। अब सवाल उठता है कि दुनिया इतनी दिलचस्पी क्यों लेती है। वजह साफ है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लिए गए फैसले सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहते, उनका असर एशिया, यूरोप, अमेरिका हर जगह महसूस होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर निवेशक तक सबकी नज़र इन सत्रों पर टिकी रहती है। इन सत्रों का सबसे अहम हिस्सा होता है सरकारी कामकाज की रिपोर्ट। इसमें बीते साल का लेखा जोखा दिया जाता है और आने वाले साल के लक्ष्य घोषित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ली qiang इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं होता, बल्कि आने वाले समय का खाका होता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर देगी। साल 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य लगभग 4.5 से 5% के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही 2026 से 2030 तक चलने वाली 15वीं पंचवर्षीय योजना पर खास ध्यान है। चीन में पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास लंबा है। दशकों से यही विकास का आधार रही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये पुराना मॉडल है, लेकिन चीन ने इसी ढांचे के सहारे करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, बड़े उद्योग खड़े किए और तकनीकी ताकत बढ़ाई। यहाँ योजना बनती है तो उसे लागू भी किया जाता है। कागज पर लिखकर भूल जाने वाली बात नहीं होती। 15वीं पंचवर्षीय योजना का जोर सिर्फ तेज विकास पर नहीं, बल्कि बेहतर और टिकाऊ विकास पर है। इसे गुणवत्ता आधारित विकास कहा जा रहा है। मतलब साफ है, सिर्फ आंकड़े बड़े दिखाना मकसद नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो लंबे समय तक टिके। नजर सिर्फ 2030 पर नहीं, बल्कि 2035 तक समाजवादी आधुनिकीकरण को मजबूत आधार देने पर है। पिछले कुछ वर्ष आसान नहीं रहे। महामारी का असर, वैश्विक आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव। इसके बावजूद चीन ने बुनियादी ढांचे, निर्यात और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति जारी रखी। यही अनुभव अब आगे की नीति में काम आएगा। इस बार खास जोर घरेलू मांग बढ़ाने पर है। सरकार समझ रही है कि सिर्फ निर्यात पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर देश के लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। 2025 में अंतिम उपभोग खर्च ने आर्थिक वृद्धि में 52% योगदान दिया। ये दिखाता है कि चीन धीरे धीरे खपत आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सरकार शहरी और ग्रामीण आय बढ़ाने, सर्विस सेक्टर को मजबूत करने और लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन की समस्या और राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों के बीच मजबूत घरेलू बाजार एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी भी इस साल की बड़ी प्राथमिकता है। हाल के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में यूनिटी के ह्यूमनॉइड रोबोट्स का प्रदर्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक संकेत था। चीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। सरकार बेसिक रिसर्च, चिप निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रही है। मकसद साफ है, नई उत्पादन क्षमता विकसित करना और नए विकास स्रोत तैयार करना। आज की दुनिया में तकनीक ही असली ताकत है। जो देश तकनीक में पीछे रह गया वह बाकी क्षेत्रों में भी पिछड़ सकता है।
चीन ये जोखिम नहीं लेना चाहता। सुधार और खुलेपन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने, कैपिटल मार्केट में सुधार और वित्तीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम होगा। साल 2029 तक 300 से अधिक महत्वपूर्ण सुधार पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सर्विस सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान रहेगा। चीन का संदेश है कि वह दुनिया से कटकर नहीं बल्कि जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है। आज दुनिया अस्थिर दौर से गुजर रही है। युद्ध, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता हर जगह है। ऐसे समय में चीन स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ये कहना आसान है, लेकिन इसे निभाना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी चीन की नीति यही है कि स्पष्ट दिशा और लगातार नीति से ही भरोसा बनता है। नई पंचवर्षीय योजना से ये साफ होगा कि आने वाले वर्षों में चीन किस रास्ते पर चलेगा और किस तरह अपनी गति और संतुलन बनाए रखेगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।